जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शोर सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहां नहीं होती। होती है तो बस देश की बात। गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ नारी शक्ति की, भारत के हर कोने की आवाज, दुनिया में देश के परचम की बात, देश की धड़कन, भरोसा देश का। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं होलाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास चर्चा हम करने वाले हैं कि संसद की मर्यादा और परंपरा को जो तोड़ने के आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों में कितनी गंभीरता है, वो आरोप कितने सही हैं, और उन आरोपों से आगे चलकर क्या निकलता है। कितनी चिंताजनक बातें हैं जो हाल के दिनों में संसद के अंदर दिखाई पड़ी, और विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर सबसे पहले खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और उसके बाद बात करेंगे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की, जहां कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, बल्कि 1-2 महीने बाद ही वहां पर विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। तो कांग्रेस को अब डीएमके ने 2 टूक कह दिया है कि देखिए, साझेदारी तो करेंगे, सीटों की शेयरिंग करेंगे, लेकिन पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। इस बार कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की यही मांग थी, लेकिन डीएमके ने इसे रिजेक्ट कर दिया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्टालिन ने खुद बयान दिया है। और उसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां एसआईआर पर रार बरकरार है, लगातार किसी न किसी बहाने। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह चुका है किसी भी राज्य में एसआईआर नहीं रोकी जाएगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हर संभव कोशिश कर रही है बाधा डालने की। ऐसे आरोप बीजेपी के भी हैं, और बाकी चुनाव आयोग की तरफ से भी इस तरह की बातें कही गई हैं। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले आज की इस वक्त की हेडलाइंस। संसद में आज भी विपक्ष के गतिरोध के कारण कार्यवाही हुई बाधित। लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन बिल 2026 पर चर्चा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र, राहुल गांधी के आचरण की तत्काल जांच के लिए संसदीय समिति बनाने का अनुरोध, सदस्यता रद्द करने की भी की मांग। तीसरी कक्षा से लेकर एडवांस रिसर्च तक एआई का होगा उपयोग। भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव में बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, समाज के हर वर्ग के लाभ के लिए एआई का विकास हो समावेशी। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बने मदरसे को किया जमींदोज। और कड़ी सुरक्षा के बीच पड़ोसी देश बांग्लादेश में संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह। आवामी लीग ने बांग्लादेश में अस्थिरता की चेतावनी दी, चुनाव को बताया हास्यास्पद। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले जो हम खास चर्चा करने वाले हैं, वो संसद में जो कुछ चल रहा है, पिछले कुछ दिनों में जो दिखाई पड़ा है, उसको लेकर मर्यादा और परंपरा को तोड़ने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसी पर सबसे पहले पूरी रिपोर्ट जरा देखिए, उसके बाद इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि मैंने आज लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ एक मोशन पेश किया है कि कैसे वो सोरोस जैसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह कर रहे हैं। मैंने जो मोशन पेश किया है उसमें मैंने कहा है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी जाए। अब यह बात साफ हो गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की कोई योजना नहीं है।
बजट चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मार्शल आर्ट के बारे में बताते हुए ग्रिप बनाने और चोक करने से अपनी बात की उन्होंने शुरुआत की और खत्म एआई डेटा से लेकर ट्रेड डील पर आरोपों की झड़ी लगा करके की, लेकिन अपने किसी भी आरोप को ऑथेंटिकेट नहीं कर पाई। तो स्पीकर ने भाषा और संसदीय परंपरा की याद दिलाई, लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं। तो आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का जिक्र है। किरेन रिजिजू ने दावा किया कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दी थी। हालांकि प्रियंका गांधी ने कहा कि गालियां देने वाली बात झूठी है, उन्होंने किसी को नहीं उकसाया, वो तो चुपचाप थी, आखिर में केवल शांति से अपनी बात रखी थी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के कुछ सांसदों ने स्पीकर को लेकर लोकतंत्र की परंपरा को ठेस तो जरूर पहुंचाया है। वेल में आकर पीएम के चेयर को घेरने की तस्वीरें भी लोगों के सामने हैं। बीजेपी सांसद और पीठासीन पदाधिकारी जगदंबिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उन्हें अपने शब्दों और भाषा की मर्यादा का पता होना चाहिए। क्या इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा करना सही है? राहुल गांधी के भाषण के दौरान जगदंबिका पाल ही आसन पर बैठे हुए थे। उधर निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने अपने प्रस्ताव में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस जैसे बाहरी ताकतों के समर्थन से देश को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन एक अप्रकाशित किताब का हवाला देकर संसद की कार्रवाई 1 हफ्ते तक रोके रखना देश की करोड़ों जनता के साथ नाइंसाफी ही कही जाएगी। आरोप प्रत्यारोप और हंगामे की भेंट चढ़ी संसद में गतिरोध टूट तो गई है और 11 दिनों के बाद चर्चा भी शुरू हो गई है। सरकार कई मुद्दों पर सदन में चर्चा चाहती है, तो जाहिर है विपक्ष को भी संसदीय परंपरा और मर्यादा को याद रखना तो जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर ही तो लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों का जो व्यवहार है उसे अनुचित बताया। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीज लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो। तो जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है उसी के बारे में बता रहे थे किरेन रिजिजू, और उस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने सही बात सदन में रखी है, स्पीकर के रूम में कोई हंगामा नहीं हुआ। कुछ 1-2 एमपी थे जिनको जो थोड़े ज़्यादा नाराज़ थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराज़गी एक्सप्रेस की, और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठ है, मैं चुपचाप बैठी थी और अंत में मैंने 1-2 चीज़ें बोली शांति से स्पीकर साहब को। रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कल जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो पीठासीन पदाधिकारी जगदंबिका पाल थे। उन्होंने कहा कि राहुल को अपनी शब्दों के मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कितना बड़ा आरोप है, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें अपने शब्दों की भाषा की मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। अगर यह आरोप लगाना, तो क्या इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, देश की जनता उन्हें जनादेश दे रही है, तो उसका निर्मला सीतारमण जी ने जवाब दिया कि 2013 में जब एक WTO में जो एग्रीमेंट किया, जिसमें हमारा मक्का, जिसमें हमारे किसानों के अनाज की स्थिति थी, और यह था कि राशन की दुकानें बंद हो जाएंगी, किसी को फ्री राशन नहीं मिलेगा। 2017 में उसको मोदी जी ने उस फैसले को बदला है। तो फिर क्या हुआ? उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या अपनी अस्मिता को गिरवी रख दिया था, या सरेंडर कर दिया था, या देश में दिया था? तो वहीं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने और उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
सब्सटेंसिव मोशन दिया है, क्योंकि किसी एमपी के खिलाफ यदि कोई आरोप लगाते हैं, मैं उनकी तरह जो है नियम कानून का हत्या करने वाला आदमी नहीं हूँ, या उनकी तरह दादागिरी से जो है ये संविधान नहीं चलाने की बात है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, उसमें मैंने जिक्र किया है कि कैसे ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसएड के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, यूएस जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं, इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दिया जाए। और साथ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार अमर्यादित था। इमेच्योर्ड पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, अभी तुरंत अभी कहीं फॉरेन जाएंगे, कुछ भी बिना तथ्य के आधार पर ऐसे बोलते हैं, वो समझे वो राजा महाराजा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। सदन में हो, सदन के बाहर हो, मोस्ट इमेच्योर्ड बिहेवियर को हर बार कर रहे हैं। तो सारी रिपोर्ट और सारी बातें सुनकर के आपको ये पता तो चल गया होगा कि किस तरह का गतिरोध, किस तरह की मर्यादा तोड़ने की बातें हैं संसद में। इस बार बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत कौशल कांत मिश्रा जी। हमारे साथ आगे चलकर कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे। फिलहाल कौशल कांत जी जुड़ गए हैं, साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं, और ऋषि कुमार आपको दिख रहे हैं संसद परिसर से, जो कि हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पहले ऋषि के पास ही चलते हैं। ऋषि, ये पूरा का पूरा मामला कल हमने देखा था कि राहुल गांधी ने जिस तरह से उनको जब बोलने दिया गया तो उन्होंने क्या क्या बोला और किस तरह से वो बोला, कहां कहां पर सत्ता पक्ष ने टोका टोकी की, वो सब हमने देखा है। आज निशिकांत दुबे ने जो ये मांग की है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए, क्या लग रहा है इस पर सत्ता पक्ष कितना आगे बढ़ने की सोच रहा है? क्या खबरें मिल रही हैं आपको? देखिए लालचंद, जिस तरीके से इन दिनों जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो रिश्ते हैं, जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर आमने सामने हैं दोनों ही पक्ष, उस समय कहा जा सकता है कि संसदीय परंपराओं के लिहाज से ये सही नहीं है। और सदन के अंदर जो व्यवहार, चूँकि यहाँ पर सत्ता पक्ष सीधे तौर पर विपक्ष पर ये आरोप लगा रहा है कि वो संसदीय जो परंपराएं हैं, संसदीय जो मर्यादाएं हैं, उसका ख्याल नहीं रख रहा है। और जिस तरीके से आज हमने देखा सुबह से ही तमाम जो, चाहे वो सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री रहे हों या फिर बीजेपी के जो सांसद हैं, वो राहुल गांधी पर हमलावर नजर आए। कल हमने देखा था सदन में राहुल गांधी ने तमाम आरोप दर आरोप सरकार के ऊपर लगाए, और ऐसे में उस समय भी टीका टिप्पणी होती रही, और संसदीय कार्य मंत्री ने उस समय भी उन्हें आगाह किया कि आप वही बातें सदन के अंदर रखें जो कि तथ्यों के अनुरूप हों और जिसे आप ऑथेंटिकेट कर पाएँ। और उसके बावजूद भी जो सिलसिला उनका आरोपों का चलता रहा, और बाद में जब उनकी स्पीच समाप्त हुई उसके बाद भी जो सियासत है वो गरमाई हुई है। पहले हमने जिस तरीके से सुना था, एक रणनीति के तौर पर विशेषाधिकार हनन का मसला लाए जाने की बात थी। हालांकि बाद में पार्टी ने, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसने सोचा कि ये मसला अभी वो फिलहाल ड्रॉप करते हैं। लेकिन इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है वो ये है कि जो आरोप हैं और जो हमला है वो दोनों बहुत ज़्यादा तीखे हैं। एक तरीके से जहाँ पर जो सत्ता पक्ष है उसने, चाहे वो स्पीकर के कमरे में जो कांग्रेस सांसदों का व्यवहार हो उसको मुद्दा बनाया है, और चाहे राहुल गांधी का व्यवहार सदन के अंदर या सदन के बाहर उसको मुद्दा बनाया है। तो यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर इस समय विपक्ष के ऊपर जो है सत्ता पक्ष है वो हमलावर है। और जिस तरीके से हमने देखा सुबह सुबह निशिकांत दुबे हमसे जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनको आजीवन उनको बैन कर देना चाहिए। हालांकि लोकतंत्र में इस तरीके की बातें कई बार अतिशयोक्ति में कही जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से व्यवहार उनका हो रहा है उसके बाद इस तरीके की बातें कहना भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका कोई मतलब होता है और एक मैसेज देना होता है। तो आज हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री, दो केंद्रीय मंत्रियों ने उन पर सीधा हमला बोला और उनके व्यवहार को लेकर उनकी कटी आलोचना की, कड़ी आलोचना की। लौटता हूँ दूसरे दौर में। विनोद जी, अभी जैसे संवाददाता ऋषि कुमार बता रहे थे कि देखिए केस तो बनता था, फिट केस था प्रिविलेज मोशन का, विशेषाधिकार का, लेकिन सत्ता पक्ष ने तय किया कि नहीं, विशेषाधिकार नहीं लाएंगे। क्या एक तरह की रियायत दी है नेता प्रतिपक्ष को सत्ता पक्ष ने? बताइए।
लालजी, जो अभी ऋषि बता रहे थे वो सही बता रहे थे कि एक वाइज डिसीजन इसको कह सकते हैं। क्या आप 11-12 दिन से देख रहे हैं कि संसद में जिस तरह का गतिरोध था राहुल गांधी की किताब को लेके, और बजट सत्र में, और ये चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद से जो आपने हंगामा देखा है, तो सरकार नहीं चाहती थी कि अभी इस गतिरोध को एक लंबा हम खींच दें। ठीक, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप प्रिविलेज नोटिस देते हैं तो उसके रिएक्शन में फिर राहुल गांधी को एक और मौका मिलेगा और फिर हंगामा होगा जी। और ये भी बात लोगों ने देखा है कि अब ये सत्ता पक्ष में और विपक्ष में जो भी आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन ये मकसद और इंटेंशन लोगों को पता है। ये मकसद और इंटेंशन वो सीधे हेडलाइन का है कि आप सिर्फ अपने हेडलाइन के लिए और सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग के लिए अगर इस तरह के बयान देते हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रतिपक्ष के नेता को आज तक संसदीय इतिहास में उनकी बातों को अगर अभी जो इसी बताएंगे कि अगर उसको लोकसभा के प्रोसीडिंग से एक्सपंज किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि यह भी एक खेद का विषय है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार होते हैं संसद के पूरी प्रक्रिया में, लोकसभा में खास करके 3-4 लोग, जिसमें पीएम भी हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, लोकसभा के ये जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, और आप संसदीय कार्य मंत्री हैं। बिल्कुल, आप उनकी बातों और उनके व्यवहारों को लेके जब इस तरह की चीजें देखते हैं तो मुझे लगता है ये मर्यादा को वहां लोगों ने कल तार तार होते हुए देखा। लेकिन जो सबसे बहुत भयानक है, जो दृश्य जो किरण रिजिजू दिखा रहे हैं, जो कांग्रेस के एमपी के ही एक वीडियो ने से किरण रिजिजू ने आज अपने एक्स पे रखा है इसको, कि आप समझिए कि ये कौन सी सियासत है कि आप संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह से बुलडोज करते हैं, कि कभी आप देखिए चुनाव आयुक्त को लेके आप किस तरह की बात करते हैं और वो सारी मर्यादा तोड़ देते हैं। बिल्कुल, किस तरह से आप लोकसभा के स्पीकर के लेके आप किस तरह का वहां पे एक तांडव आपने खड़ा किया अपने 25 एमपी को लेके, कैसे आप महिला सांसदों को प्राइम मिनिस्टर बेल में लाके और प्राइम मिनिस्टर के चेयर के सामने में एक बड़ा ऐसा दृश्य ऊपर करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उस दिन बात कर नहीं सके, अपना स्पीच दे नहीं सके। तो ये मर्यादा आपको दिखाता है कि आप संसदीय परंपरा में मर्यादा भूल चुके हैं। बिल्कुल, आप वो चीजें जो है वो चाहते हैं, जो अभी प्रहलाद जोशी बता रहे थे कि आप एक फ्यूडल से ये मानते हैं अपनी सोच से कि आप किसी देश के राजकुमार हैं, आप जो चाहते हैं वो करेंगे। तो ये चीजें लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है घातक है। जो 3-4 दृश्य आपने अभी टेलीविजन पे दिखाया है, मुझे लगता है कि भारत के लोग कम से कम इन दृश्यों को देख के असहज हो गए। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि इस बार बहुत कुछ ऐसा हो गया, कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जो पहले नहीं हुई थी। मैं ऋषि के पास जाकर के उस वीडियो के बारे में बात करूंगा जो संसदीय कार्य मंत्री ने आज एक्स पर साझा किया, लेकिन पहले जरा डॉक्टर कौशलकांत मिश्र जी। डॉक्टर कौशलकांत मिश्र जी, जिस तरह का ये गंभीर मामला है, जो कुछ हम देख रहे हैं, लाया तो जा सकता था विशेषाधिकार हनन भी, लेकिन आप लोगों ने वो फैसला नहीं लिया। हमने उसे समझने की कोशिश की, आप भी थोड़ा मदद कीजिए कि क्यों आपने ये कंसेशन दिया, क्यों रियायत दी। लालचंद जी, हिंदुस्तान की संस्कृति है कि एक युद्ध की भी, विरोध की भी एक लक्ष्मण रेखा होती है। उस लक्ष्मण रेखा को राहुल गांधी समझे न समझे, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल समझती है। और आप देखिए जिस तरह से आपने भी बताया कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी की कुर्सी को महिलाओं के द्वारा घेरा गया, उसके बाद लोकसभा स्पीकर के कक्ष में जो वीडियो बाहर आया है, किरण रिजिजू जी बता रहे हैं कि वो गाली गलौज की गई। और अभी आपके प्रोमो में दिखाया गया, प्रियंका गांधी जी ने खुद कहा वो पीछे चुपचाप बैठी थी। उनके सांसद गाली गलौज कर रहे हैं और वो पीछे चुपचाप बैठी हैं, तो ये अपने आप में एक प्रमोशन हुआ ना कि आप करिए जो करना है, हम आपके साथ। ठीक, इसके बाद सदन के बाहर, संसद के बाहर अब देखिए प्रहलाद जी, अश्विनी वैष्णव जी और माननीय अनिल बलूनी जी अपनी पीसी कर रहे थे, जिसका फुटेज बहुत चला। उसमें राहुल गांधी आते हैं और वो कुछ भी कर सकते थे, तो उन्होंने सम्मान से हमारे तीनों नेताओं ने अपनी पीसी को बंद कर दिया। इससे ये पता चलता है कि राहुल गांधी किस निचले स्तर पर उतर सकते हैं, उतने निचले स्तर पर पूरी पार्टी या पूरा सदन नहीं उतर सकता। मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन और विपक्ष के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरह का लोकसभा एलओपी उन्होंने चुना है,
क्या वो देश के लिए, क्या वो सदन की गरिमा के लिए जरूरी है, उन्हें उस पर विचार करना चाहिए और उन्हें खुद अपने एलओपी को बदलना चाहिए। ठीक, आप जो बातें कह रहे हैं ना, जो बातें कह रहे हैं उस पर कांग्रेस प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए था। हमने आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस नेता को हमने आमंत्रित किया था, उन्होंने कंफर्म भी किया कि वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ज्वाइन कर नहीं पाए हैं। तो अभी हमें कंफर्म हो रहा है कि हाथ जुड़ गए हैं, संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। तो सीधे संदीप जी के पास ही चलते हैं। संदीप जी, ये बातें जो हम चर्चा कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले आप थोड़ी देर से जुड़े, मैंने बोल दिया कि अभी नहीं जुड़ पाए, उसके लिए माफी। आप बिल्कुल साक्षात दिख रहे हैं एकदम बिल्कुल सामने। तो ये बताइए संदीप जी, ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जिस स्तर पर चले गए, और देखिए दो तीन घटनाएं, तीन घटनाओं का बड़ा जिक्र हो रहा है। एक तो जो महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक गई थी वो वीडियो में दिख रहा है, उसको नकारिए नहीं। दूसरी बात स्पीकर के चैम्बर में जो हुआ वो, और तीसरी बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब दो केंद्रीय मंत्री अपनी बातें रख रहे थे मीडिया के सामने, उस समय का भी दृश्य सबके सामने है। कौशल जी का कहना है कि जिस स्तर तक राहुल जी जा रहे हैं उस स्तर तक हम लोगों के लिए जाना बड़ा मुश्किल है, नहीं तो अगर उस स्तर तक जाते तो प्रिविलेज मोशन लाते। बताइए सर। उस ऊंचे स्तर तक बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि इनका स्तर ही नीचे वाला है। अच्छा, तो नीचे वाले ही लोग हैं सर। देखिए ये तय करेंगे कि आपको सदन में बोलना क्या है। अभी कह रहे हैं कि इनको अपना एलओपी ही बदल देना चाहिए। मतलब बाबू का राज है, जो चाहिएगा वही होगा। मतलब जो है विपक्ष के नाते इनकी ही आलोचना नहीं कर सकता कोई बोल नहीं सकता। और सर अभी बात आ रही कि प्रधानमंत्री के उस पे सर 2014, आप तो नेशनल चैनल है और हम फिर मैं कहूंगा कि मुझे गर्व होता है, मैं सारे चैनलों को छोड़ के आपके बैठता हूँ। जी जी जी, हमें भी अच्छा लगता है जी, देखते हुए बड़ा हुआ। सर 2014 का तो विजुअल आपके पास होंगे सर, सदन का चला दीजिए। किस तरीके से मनमोहन सिंह जी के साथ गुंडे कर रहे थे यही गुंडे लोग, तब था वही मनमोहन सिंह जी थे, वही जिस विजुअल की बात कर रहे हैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जो जिस विजुअल का हवाला दे रहे हैं उसको थोड़ा बताइए। तो 2014 में इसी तरीके से उनको घेर कर नारेबाजी कर रहे थे, तब तो प्रधानमंत्री जी मौजूद थे। आज तो बता दिया गया कि उनको थ्रेट था। राहुल जी ने कहा एफआईआर का थ्रेट था। तो अगर आपके पास सूचना है कि उनको थ्रेट था तो राहुल जी अपोजिशन के लीडर और क्या कह सकते हैं कि भाई आप मुकदमा लिखाइए। ठीक है, आप मुकदमा नहीं लिखाइएगा, सिर्फ मुद्दों से भटकाइएगा कि F3 फाइल में नाम कैसे मोदी जी का आ गया ये ना बताना पड़े। हरदीप पुरी का 4 बार मिले उस रेपिस्टुआ से, उस बलात्कारिया से, उस नरभक्षिया से 4 बार मिले और गौरवान्वित होता है। आप अपने बचाव में जिस विजुअल का हवाला दे रहे हैं उस विजुअल पर मैं पड़ताल करूंगा अपने संवाददाता ऋषि से भी, विनोद जी से भी, और आपके सवाल का जवाब पूछूंगा कौशल क्रांति से। एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौटते हैं, फिर इसको जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है
अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले आप इस वक्त में देख रहे थे कि किस तरह से जो संसद में जो कुछ हुआ है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे और हमारे सारे मेहमान साथ में जुड़े हुए हैं इस समय। लेकिन मैं सीधे अपने संवाददाता ऋषि कुमार के पास चलता हूं। ऋषि, एक तो पहले जो संसदीय कार्य मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा किया है कि लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में जाकर के उन्होंने, जो संसदीय कार्य मंत्री ने कही है कि गाली गलौज भी की गई है, हालांकि कांग्रेस नकार रही है। एक उस पर बताइए। दूसरी बात ये कि अभी संदीप जी ने अपने राहुल गांधी के व्यवहार के बचाव में एक बात कही कि ऐसा तो मनमोहन सिंह जी के साथ भी हुआ था। हम लोग तो बहुत दिनों से ये कवरेज करते रहे हैं संसद की। ऋषि, इस तरह का कोई मामला आपकी संज्ञान में, आपकी याद में है क्या? मुझे तो नहीं याद आ रही। देखिए लालचंद, जहाँ तक अभी की सियासत को देखें और पुरानी सियासत को देखें तो सबसे पहले जो आपने प्रश्न किया कि जो किरण रिजिजू ने जो आरोप लगाए हैं और जो वीडियो पोस्ट किया है वो तो साक्षात है। जब वीडियो ही पोस्ट कर दिया है तो उसके बाद उसके पक्ष और विपक्ष में क्या कहना, क्योंकि वो वीडियो सबके सामने है और उसमें लोकसभा अध्यक्ष और जिस तरीके से जो कांग्रेस सांसद हैं उनके बीच में जो मसला है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने खंडन किया है कि कोई भी गाली गलौज नहीं कर रहा था, लेकिन इतना तो स्वीकार किया है और क्योंकि वीडियो में भी है कि उस समय वो मिलने गए थे। हालांकि विपक्षी सांसदों का स्पीकर के चैम्बर में जाना, मुलाकात करना कोई नई बात नहीं है। हाँ। ये संसदीय प्रक्रियाओं का हिस्सा ही है। बिल्कुल। लेकिन ये मसला जब गंभीर हो जाता है, जब ये आरोप लगाए जाते हैं कि इस तरीके का व्यवहार जिसमें गाली गलौज जैसी चीज़ें अगर शामिल हो जाती हैं तो ये संसदीय परंपराओं के एकदम खिलाफ है जी। क्योंकि हम जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के कस्टोडियन हेड होते हैं और समस्त जो इस परिसर के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो उनके अंतर्गत ही होती हैं। आप बताइए जरा, कांग्रेस प्रवक्ता जो एक अधिकार होते हैं, असीमित अधिकार होती हैं। ठीक, कांग्रेस प्रवक्ता जो पुरानी घटना का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह की उस समय का कुछ याद आ रहा है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से कई बार इस तरीके के वीडियोस जारी भी किए हैं। ये 2004 की घटना का जिक्र करते हैं जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे और उस समय जब वो इसी तरीके से राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की पर भाषण दे रहे थे। उस समय ज़रूर विपक्ष के सांसद वेल में थे और उस समय भी नारेबाजी हुई थी। तो लेकिन उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं शब्दों को पकड़ रहा हूँ, मैं शब्दों को पकड़ रहा हूँ। आप कह रहे हैं विपक्षी सांसद वेल में थे, ठीक, वेल तक थे। मैं शब्दों को पकड़ के चल रहा हूँ जी, ठीक ना? ये कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हम देखते हैं। ठीक है विनोद जी, मैं आप कौशल जी आ रहा हूँ, जरा विनोद जी का एक जवाब लेके फिर आपके पास। 20 फरवरी 2014, ठीक, डेट बता दूं, 20 फरवरी 2014। मैं बताता हूँ त्रिपाठी, वो 4 की बात कर रहे हैं, 14 की त्रिपाठी जी मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है त्रिपाठी जी, मैं वहीं था, मैं बताता हूँ। हाँ, आप कम से कम थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप तो सोशल मीडिया के वो भेज रहे हैं। अब मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मैं तो ये नहीं कहूंगा कि AI जनरेटेड है। मैं तो आपको पक्का मानता हूं सर। वो भी आंखों देखिए आप बताएंगे, है ना? मैं तो आपको पक्का मानता हूं सर। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि AI जनरेटेड आप चीज दिखा रहे हैं, क्योंकि आप एक सॉलिड है कांग्रेस के पिलर। सर, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी भी लोकसभा की चर्चा या राज्यसभा की चर्चा में बेल में आना कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार ये तो होता रहता है, हर बात है। आप जो हवाला दे रहे हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हुई है कि सारे सांसद जो होते हैं विपक्ष के, वो अपनी बात करते करते संसद बेल तक चले जाते हैं। लेकिन ये चीजें अभी शुरू हुई है सर, कि स्पीकर के ऊपर में पर्ची फेंकना, ये चीजें अभी शुरू हुई है सर, कि स्पीकर के कमरे में जाके गाली गलौज करना, ये चीजें अभी शुरू हुई है सर, कि प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले उनके चेयर को घेर लेना। सर, ये ऐसी परंपरा तो संसद में कभी नहीं देखी है। 20-25 साल से तो हम लोग भी देखते रहे, बहुत नजदीक से देखते रहे। आप जिस चीज का हवाला दे रहे हैं वो संसद में उसके डेकोरम में कभी ये नहीं माना गया कि यह संसदीय है। उसमें नेता जो होते थे प्रतिपक्ष के, वो कम से कम इस चीज की मनाही भी करते हुए दिखते थे। बिल्कुल। और वो उस शालीनता से बात करते थे कि तुम सारे लोगों को वापस भी लाते थे। यहाँ तो आपके प्रतिपक्ष के नेता उकसाते हुए दिख रहे हैं।
राहुल गांधी उकसाते हुए दिख रहे हैं कि लोगों को जाओ आगे बढ़ो। क्या बात कर रहे हैं, परंपरा में अंतर देखिए। मैं ये कह रहा हूं सीधे सिंपल सी बात सर, मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि आप जो कर रहे हैं वो सारी मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो दिल जो है वो मानता ही नहीं कि राहुल गांधी एक तो आएंगे नहीं चर्चा में, और आएंगे तो हेडलाइन बनाएंगे। हेडलाइन बनाएंगे तो संस्था के जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है स्पीकर उसको चोट करेंगे या पीएम को चोट करेंगे। आप समझिए कि आप चर्चा, बजट चर्चा पे करते करते अब सीधे टारगेट पीएम को कर रहे थे। अब क्या मैसेज दे रहे थे? आप जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके इतने बायस्ड हैं और आपके अंदर में पता नहीं वो क्या खींच है जो लोगों को दिखता है, तो आप चर्चा बजट पे कर रहे थे और आप ट्रंप के ये अमेरिका इंडिया के डील की, ट्रेड डील की बात कर रहे थे। तो सवाल ये है कि आपको कंटेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ हेडलाइन बनाना है और आपको सिर्फ पीएम को छोटा कद करना है। ये लड़ाई सिर्फ आपकी यही है। ठीक, कौशल कांत मिश्रा जी के पास, उसके बाद फिर संदीप जी के पास। कौशल कांत मिश्रा जी। संदीप जी ने कुछ बात की, रेपिस्ट जैसा शब्द यूज किया। पहली चीज तो ये कि लोकसभा में ये कहा गया है कि जो भी राहुल गांधी कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करें, डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ करें। ठीक, ये मांग हो रही है। तो अगर राहुल गांधी जी के पास है या कांग्रेस पास है तो वो जरूर करें। पर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री फैक्ट बताता हूँ। यूपीए की सरकार थी और समय था 3 दिसंबर 2006 का। एक समाजवादी पार्टी के एमएलए होते थे जिनका नाम था मेरे ख्याल से समरीते, किशोर समरीते। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट एक पिटीशन फाइल की थी। एक लड़की परिवार के साथ गायब हो गई थी जिसका नाम था सुकन्या देवी गायब हो गई, तो उसके ऊपर रेप का आरोप लगाया गया था राहुल गांधी के लिए। मामला हाईकोर्ट में गया था। हाईकोर्ट में कीर्तिवर्धन सिंह थे जज, उनके सामने 3 दिन तक बहस चली थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। उनके ऊपर फिर जुर्माना लगाया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो जुर्माने को खत्म किया। वो केस क्या था? वो राहुल गांधी खुद रेपिस्ट थे, उसका केस था सुकन्या। देखिए अब इसमें मैं इसमें ये कहूंगा, नहीं मैं इसमें ये कहूंगा कि इस मामले में कानूनी तौर पर ये मामला कहां तक पहुंचा है वहीं तक रहिए। इस मामले में जहां तक कानूनी मामला गया है वहीं तक रहिए बस। मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ दीजिए। अब हो गया सर, जिस मामले की बात कर रहे हैं उसको सारा मामला कोर्ट ने ही खत्म कर दिया। नहीं, कोई मामला नहीं है। जो समाजवादी पार्टी के थे उन्होंने पिटीशन वापस ले ली। अरे केस खत्म नहीं हुआ, पिटीशन वापस ले ली साहब। वो परिवार आज तक नहीं मिला है, वो परिवार आज तक नहीं मिला है। सर मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। ठीक है, आज के मुद्दे पर चलिए। आज के मुद्दे पर अब आ जाइए। नहीं तो इन्होंने मैंने बताया कि राहुल गांधी का आज के मुद्दे पर संसद के मर्यादा और परंपरा पर आ जाइए। संसद की मर्यादा और परंपरा पर आइए। संसद की मर्यादा परंपरा। संदीप जी मैंने बोल दिया ना, संदीप जी उस मामले में मैंने बोल दिया जहां तक कानून गया है वहीं तक, जहां तक कानूनी कार्रवाई हुई है हम उस मामले का वहीं तक जिक्र करेंगे। अब आइए संसदीय परंपरा, संसद पर आइए। संसद पर आइए। छोड़िए पूरी मोदी के लिए लड़के सप्लाई करता था। संदीप जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा मामला साफ कर। संदीप जी आइए। संदीप जी मुद्दे की बात सर। हाँ मुद्दे पर विनोद जी ने अभी जो कहा, विनोद जी ने कहा, मैं उसका जवाब देता हूँ। विनोद जी ने कहा 2-3 बातें बड़ी अच्छी भी कही और 2-3 बातें मुझे हास्यास्पद भी लगी। अच्छा। ये चीजें होती रही है सर, लेकिन चर्चा पहले नहीं होती थी। आज उसी पर डिस्कशन होता है। विपक्ष का नेता, पहले इस पे सवाल होता था सत्ता पक्ष से कि विपक्ष के नेता ने क्या सवाल उठाए हैं। अब उस पे नहीं होना है क्योंकि आ गई सुई घूम करके वहीं पर। सर बिरला जी से नहीं, सर बिरला जी से मिलने कब गए हैं? मतलब जब ये रिमूवल आया मोशन, स्पीकर रिमूवल मोशन आया जिसको विश्वास प्रस्ताव कहा जा रहा है, जो कि गलत है, वो आता है। उसके बाद ये नोटंकी आती कि गाली गलौज हुई है। गजब का
मतलब जिसके साथ हुई है वो कहने भाई नहीं रहा। संसदीय कार्य तीसरा मंत्री आदमी कह कह रहे रहा हैं, है, कोई क्या ऐसा बात वैसा है आदमी भाई? नहीं कह रहा। गजब नहीं और अरे भाई और संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि गाली गलौज किया है सांसदों ने। प्रियंका जी ने खुद अच्छा, आप चाहते हैं तो मैं उसका ऑडियो सुना सकता हूँ। प्रियंका जी ने मर्यादा के अंदर लिखिए, मर्यादा त्रिपाठी के जी, अंदर। आप अगर चाहें तो हम उसका ऑडियो सुना सकते हैं। आप इजाजत देंगे? आपके एमपीज का किस तरह का बयान यहाँ बोल रही है स्पीकर को लेके, आप कहे तो हम ऑडियो चला दें। वो सर एआई जनरेटेड है। यानी आपको पता है कि उसमें है क्या? आप कहे आपको ये तो पता है कि उसमें आवाज है क्या, भले आप उसको आप कहे तो हम चला दें उसको अभी। सर अगर इसमें कुछ होता तो जो हमारे स्पीकर महोदय है हाँ। वो कहते हो क्या कमजोर व्यक्ति हैं, सदन के सबसे बड़े संरक्षक है वो, सदन का संरक्षक आवाज है। नहीं, अभी तो आप लोगों ने नोटिस दे रखा है उनके खिलाफ, नोटिस दे रखा है आप लोगों ने उनके खिलाफ अभी। ठीक है, ठीक है। सवाल तब खड़ा करेंगे जब बड़े सरकार पे सवाल खड़ा हो गया। स्पीकर जी की इज्जत की चिंता नहीं थी, जब बड़े सरकार की इज्जत F3 फाइल से उड़ने लगी तब कह रहे नहीं हमारे जो है लोकसभा अध्यक्ष को कौशल कांत जी का एक लाइन का जवाब, कौशल कांत जी, कौशल कांत जी का जवाब, कौशल कांत जी। देखिए, फैक्चुअली संदीप त्रिपाठी जी कुतर्क कर रहे हैं, जबकि हर चीज ऑफिशियली अवेलेबल है, रिकॉर्ड्स पे अवेलेबल है। जो चीजें हुई उसके लिए बोला गया कि आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दीजिए, हम सवाल नहीं उठा रहे, हम तो कह रहे हैं बात रखिए, लड़िए नहीं, लड़ाई संसद में बहुत हो चुकी है। लोकसभा के कक्ष में जाकर के गाली गलौज और संसद के बाहर ठीक है, ये दोनों तीनों घटनाएं, देखिए दोनों तीनों घटनाएं जो हैं उसके वीडियो हैं, उसमें स्पीकर के चैम्बर वाला जो वीडियो है उस पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है। मुझे लगता है आगे चलकर के स्थिति साफ होगी, स्थिति साफ होगी, सच्चाई पता चलेगी। शुक्रिया, फिलहाल शुक्रिया कौशल कांत मिश्रा जी, संदीप जी, ऋषि आपका भी शुक्रिया और विनोद जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि देखिए लोकतंत्र में सत्ता पक्ष जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष होता है, इसीलिए मर्यादित आचरण दोनों तरफ से बिल्कुल होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र स्वस्थ और मजबूत होगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि तमिलनाडु में जो विधानसभा चुनाव होने हैं कुछ हफ्ते बाद ही, या यूं कहिए 1-2 महीने में, वहां पर डीएमके ने किस तरह से कांग्रेस की उम्मीदों को तोड़ा है, मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया है, इसी पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। मैसेज 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 डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूं मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। स्वागत ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया, आप बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां कुछ ही महीने में 1-2 महीने के अंदर ही चुनाव होने हैं और कांग्रेस और डीएमके के बीच जो गठबंधन है उसमें डीएमके ने बड़ी बात कह दी, 2 टूक जवाब दे दिया डीएमके ने। तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर डीएमके ने 2 टूक जवाब दे दिया। एक सवाल के जवाब में दरअसल मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि डीएमके कांग्रेस के साथ गठबंधन तो करेगी लेकिन पावर शेयर नहीं करेगी, बिल्कुल कतई नहीं करेगी। ये स्टालिन के बयान है, खुद स्टालिन के, मुख्यमंत्री के। दरअसल इस बार कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने यही प्रमुख मांग रखी थी जिसे स्टालिन खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस इस बार तमिलनाडु में सत्ता साझेदारी की मांग कर रही थी, लेकिन सत्ता कहां से मिलेगी?
जब सीटें ही लड़ने के लिए बहुत कम मिलती हैं, 20, 15, 2 दर्जन के आसपास इतनी ही सीटें मिलती हैं, तो उसमें सत्ता कहां से मिलेगी कांग्रेस को? अपने सहयोगी डीएमके के सामने हमेशा कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में झुकती रही है और अब तो ये कई दशक पुरानी बात होगी। अब सवाल यह है कि कांग्रेस की आखिर इतनी मजबूरी क्या है? डीएमके के बदले टीवीके, जो अभिनेता विजयन की पार्टी है, अभिनेता विजय की पार्टी है, उनके साथ गठबंधन करने की स्थानीय नेताओं ने, तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं ने मांग की थी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इस बारे में भी कोई फैसला नहीं कर पा रहा है, बात नहीं बन पा रही है। लेकिन दूसरी ओर देखिए, तमिलनाडु में जो विपक्षी एनडीए है वो पूरी तरह एकजुट और मजबूत है, उसमें नई नई पार्टियां आकर जुड़ रहे हैं। और बात तमिलनाडु की नहीं, पश्चिम बंगाल में भी अब टीएमसी ने कांग्रेस को साथ लेने से इनकार कर दिया विधानसभा चुनाव में। लेकिन कोई नई बात नहीं है, अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया था, कहा था 2 सीटें देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो अकेले लड़ो, और फिर कांग्रेस अकेले लड़ी थी। तो तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस के लिए क्या संदेश है डीएमके का? इस पर टीकेएस एलांगोवन ने कहा कि 22 फरवरी के बाद से डीएमके को अपने अलायंस पार्टी से सीट शेयरिंग पर बात करनी शुरू करनी चाहिए। यानी वो कह रहे हैं सीट शेयरिंग पर बात करेंगे, पावर शेयरिंग पर नहीं। Yes, and from our leader had said that from 22nd onwards we will start discussion with our parties. That will happen. Every time it is happening. Why, I don't know why Congress is putting pressure. Congress is not putting pressure. Neither the All India AICC president nor the TNCC president is pressurizing. It is somebody who is in the party. They want to show off, I think. तो वहीं पर एक और नेता जीआर रविंद्रनाथ ने कहा कि हमारा फोकस एआईएडीएमके और बीजेपी को यानी एनडीए को हराने में है। CPI have not demanded like that. So our stand is we have to oppose BJP. BJP should be defeated in Tamil Nadu also. We stand firmly for that. Our main aim is we have to defeat DMK, AIDMK and BJP combination and alliance. तो ये सीपीआई के नेता हैं वहां पर। अब बात सुनवाते हैं बीजेपी की। बीजेपी के प्रमुख नयनार नागेंद्रन ने कहा, तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं वो, कि ये संशय है कि कांग्रेस और टीवी से साथ में आएगी। टीवी के डीएमके गठबंधन कमजोर है और एनडीए मजबूत है, तो हम लोग 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये दावा किया। எல்லாரும் முன்னாடி கேட்டுட்டே இருப்பீங்க, உங்க கூட்டணி எல்லாரும் வெளியே போயிட்டு இருக்காங்களே, அவங்க கூட்டணி அப்படியே இருக்கு, ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கூட்டணி இருக்கு, எப்படி நீங்க 200 இடம் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டுட்டே இருப்பீங்க। இப்போ நான் சொல்றேன், நாங்க 200 இடத்துல ஜெயிப்போம்। தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி நிச்சயமாக 200 தொகுதிகளில் நிச்சயமாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெறும்। ஆனால் திமுக மதிப்புக்குரிய முதலமைச்சர் சொன்னது மாதிரி அவருடைய கூட்டணியில காங்கிரஸ் நீடிக்குமா அல்லது விஜய் கட்சிக்கு போவாங்களா அப்படிங்கிறது தான் இப்போ உங்க கேள்வி। तो डीएमके तो कांग्रेस को 2 टूक जवाब दे रही है, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेता अब इस पर क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सुरेखा हमारी संवाददाता इस पर जुड़ गई हैं हमारे साथ, तमिलनाडु की राजनीति पर बहुत पैनी नजर रखती हैं। सुरेखा, जरा बताइए, साफ कह दिया इस बार तो बिल्कुल यही मांग थी कांग्रेस के नेताओं की, लोकल लीडर्स की, कि भाई आप सीट शेयरिंग तो करते हैं लेकिन पावर शेयर नहीं करते, कई दशक हो गए, अब जरा पावर भी शेयर कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ना, सीट शेयरिंग ही होगी, पावर शेयरिंग नहीं। अब कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, लोकल लीडर, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? जी देखिए, स्थानीय नेता और यहाँ तक कि माणिकम ठाकुर जो है, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं निराशा जताई गई है कि ये जो उनकी तरफ से बयान आया है वो निराशाजनक है, और अब कम से कम जो है कांग्रेस आला कमान इस पर सोच विचार करे और उनसे बातचीत करे, और सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं बल्कि पावर शेयरिंग भी होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात ये भी सुनने में आई कि जब बात कांग्रेस की, या फिर उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, तब डीएमके जो पार्टनर
रहता है तब उनको पावर शेयरिंग का मौका मिलता है, लेकिन जब राज्य में आते हैं तब क्यों नहीं पावर शेयरिंग होती है? ये एक दिलचस्प सवाल जो है वो विश्लेषकों द्वारा उठाया गया। जो वहां के जो दिनकरन जो है वो जो सांसद है डीएमके के, उनकी तरफ से ये कहा गया कि बार बार कांग्रेस और डीएमके के बारे में बात क्यों कर रही है, बीजेपी ये क्यों नहीं बताती कि एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन से मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? उनके पास यहाँ तक की सफाई नहीं है, ना ही वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं। जबकि नागेंद्रन जो भाजपा के जो वहां के जो स्थानीय तमिलनाडु के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारी तरफ से जो है पळनिस्वामी यानी कि एआईएडीएमके के जो नेता है वही मुख्यमंत्री चेहरा है। तो उनकी तरफ से कह सकते हैं कि साफ कर दिया गया है कि हमारी तरफ से तो ये चेहरा, आप अब अपना बताइए कि आपके खेमे में क्या हो रहा है और आगे क्या करने वाले हैं। आप खुद साफ नहीं है इस बात को लेकर। सुरेखा, आपने अभी जिक्र किया कि ये देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि जब कांग्रेस पावर में आती है तो डीएमके को पावर शेयर करती है, और तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस को पावर शेयर नहीं करती रही, अब भी कह रही है कि नहीं करेंगे शेयर। इसका मतलब ये माना जाए कि कांग्रेस बहुत ज्यादा प्रेशर में रहती है और एक तरह से कांग्रेस को डीएमके पूरी तरह से अपने हिसाब से चला लेती है तमिलनाडु कांग्रेस को। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए समझने वाली बात है कि जब बात डीएमके की आती है तो वो बिल्कुल साफ तौर पर जानती है कि वो एक तरीके से कह रहे जाए कि स्थानीय पार्टी है तो जाहिर तौर पर उनका दबदबा ज्यादा है, और उनकी तरफ से जो वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं तमिलनाडु की राजनीति में, डीएमके के जो नेता है, उनका ये कहना है कि दिल्ली में जिस तरीके से सरकार चलती है या दिल्ली की राजनीति अलग है, तमिलनाडु की राजनीति अलग है। तमिलनाडु के जो लोग हैं वो कांग्रेस की अगर दिल्ली में सरकार रहती है तो डीएमके के चेहरे को देखना चाहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर राज्य में डीएमके की सरकार है तो वो कांग्रेस के नेताओं को यहाँ पर एक मंत्री के तौर पर देखने के लिए पसंद नहीं करेंगे। और प्रचार में अगर ये कहकर उतरेंगे कि डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन में जो है सीट शेयरिंग के साथ साथ पावर शेयरिंग होगा तो शायद वोट कम पड़ जाए डीएमके को, और ऐसे में ये गलती वो करना नहीं चाहते हैं और कहीं पर भी एनडीए को जो है वो बिल्कुल मौका नहीं देना चाहते इस बात का, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग हो सकती है, पावर शेयरिंग नहीं होगा, वरना क्या पता कि ये दोनों के खेल में पूरी की पूरी सत्ता ही चली जाए हाथ से। बिल्कुल। और इस बीच में टीवीके पार्टी इस बार जो नई प्लेयर है सुरेखा, उनकी तरफ से कुछ रुख साफ हुआ है क्या कि कांग्रेस वाले उनसे भी बात कर रहे थे लेकिन वहां भी बात नहीं बन पा रही? क्यों नहीं बात बन पा रही? जी देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं खासकर दक्षिण भारत में, जाहिर तौर पर उनकी पकड़ जिस तरीके से पहले मजबूत हुआ करती थी, चाहे वो हम कर्नाटका की बात करें या फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की भी बात करते हैं, खैर तेलंगाना में तो कब उनकी सरकार है, लेकिन दक्षिण भारत की राजनीति अलग रही है। कांग्रेस एक वक्त में अपना दबदबा रखा करता था, लेकिन अभी जो स्थानीय पार्टियां हैं उससे मजबूती ज्यादा दिख रही है उनमें, और जाहिर तौर पर अगर विजय उभर कर भी आना चाहेंगे तो किसी ऐसी पार्टी के साथ नहीं वो साथ बनकर आना चाहेंगे जो इस वक्त अपने अस्तित्व के लिए अपने खुद के राज्य मतलब तमिलनाडु में लड़ रही है। तो जब अपने खुद की पहचान के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं तो किसी और का सहारा क्यों लेना चाहेंगे? वो कांग्रेस की चॉइस टीवीके है, लेकिन टीवीके की चॉइस कांग्रेस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेखा जोड़ने के लिए, और ये बढ़िया सा विश्लेषण तमिलनाडु की जो राजनीति में जो कुछ चल रहा है वो करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारी संवाददाता सुरेखा जुड़ी थी, तमिलनाडु में क्या कुछ इस बार हो सकता है उस पर बात कर रहे थे। और अब बात कर लेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां एसआईआर पर रार लगातार बरकरार है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर के मामले में सुनवाई करते हुए पिछले दिनों दो टूका कि वो किसी को भी इस प्रक्रिया में बाधा नहीं डालने देगा। ये राज्यों को स्पष्ट होना चाहिए कि ये नहीं रुकेगी। कोर्ट ने कहा कि जो भी आदेश और निर्देश जरूरी होंगे वो कोर्ट ही जारी करेगा, लेकिन एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल लगातार सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकार चुनाव आयोग की मांग के मुताबिक ग्रुप बी स्तर के अधिकारी उपलब्ध कराए ताकि माइक्रो ऑब्जर्वर्स की जगह उनका इस्तेमाल हो सके, और इसी आदेश के पालन में राज्य सरकार ने 8,505 अधिकारियों की एक सूची चुनाव आयोग को सौंपी भी थी। लेकिन मंगलवार को जैसे ही ये सूची सार्वजनिक हुई, सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। अब आरोप है कि नवान्ना, जो वहां मुख्यमंत्री कार्यालय है, उसके द्वारा भेजी गई ग्रुप बी अधिकारियों की इस लिस्ट में बड़ी संख्या में ग्रुप सी कर्मचारियों के नाम भी शामिल कर दिए गए। लेकिन ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता का नाम लेकर सेंट्रल पूल के माइक्रो ऑब्जर्वर्स का विरोध करती हुई दिख रही हैं।
सबसे बड़ा सवाल तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को लेकर टीएमसी ने लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि एसआईआर सुनवाई के दस्तावेजों में मिली अजीबोगरीब जानकारी मिली है। एक उदाहरण लीजिए, मटिया बुर्ज में प्रोजेनी मैपिंग में मिली जानकारी में एक महिला 26 दिन के अंतराल में 2 बच्चों को जन्म देती है। बताइए, ऐसा वोटर कार्ड में उल्लिखित जन्मतिथि में सामने आया है। बारानगर का एक और मामला लीजिए, जन्म से 2 दिन पहले ही नवजात का बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। तो चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक 2002 की वोटर लिस्ट में नाम ना होने के कारण मटिया बुर्ज के बूथ नंबर 53 में एक ही व्यक्ति को 10 बच्चों का पिता दिखाया गया है। और एसआईआर सुनवाई में जमा किए गए दस्तावेजों के मुताबिक मटिया बुर्ज की रहने वाले मानो बारा बीबी की पहली संतान 1984 में हुई। चुनाव आयोग में मानो बारा बीबी द्वारा दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक 1184 को पहली संतान, 1188 को दूसरी संतान, 5/12/90 को तीसरी संतान, 1191 को चौथी संतान, 14/8/94 को पांचवी, 11/4/96 को छठी, 1197 को सातवीं, 1198 को आठवीं, 10/3/2000 को नौवीं और 13/12/2000 को 10वीं। और इस तरह से ये संतानों का सिलसिला है। तो ये तो थी मटिया बुर्ज का एक उदाहरण, ऐसे ना जाने कितने उदाहरण हैं। बारानगर में पापिल सरकार नाम के एक व्यक्ति के बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म की तारीख है 6 मार्च 1993, जबकि उसी प्रमाण पत्र में बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन की तारीख है 4 मार्च 1993। अब सवाल यह उठ रहा है कि बच्चे के जन्म से 2 दिन पहले ही बर्थ सर्टिफिकेट कैसे रजिस्टर हो गया भाई? एक पिता के नाम 400 बच्चे का नाम आपको और भी हैरान कर सकता है। लेकिन ममता बनर्जी इसे बंगाली अस्मिता पर चोट मानती है। भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित हो, इसी प्रयास में चुनाव आयोग के वोटर शुद्धिकरण से दिक्कत क्यों है एसआईआर से? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता ने कहा कि दंगाइयों के पक्ष में ममता सरकार काम कर रही है। ममता बनर्जी जो दंगाई है, दंगाबाज है, जो राइट लगाता है, जो हमारी देश की इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर करता है, जो सिमी पीएफआई बैन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, जो राजमार्ग रेल मार्ग को क्षति पहुंचाने के काम करता है, जो चुन चुन के हिंदू के ऊपर मुर्शिदाबाद में अत्याचार करता है, उनका पक्ष में ममता बनर्जी की सरकार काम कर रहा है। ये पूरा साबित हो गया है। बाकी जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में लीगल बैटल होगा। अजब गजब कहानी आपको सुनाई हमने रिपोर्ट में। सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता और कहानी सुनाने के लिए जुड़ गए। सौरभ बताइए जरा, ये तो बड़ी गजब गजब की कहानी भाई। ये पता नहीं, ऐसी हमने तो दो तीन कहानी सुनाई, ऐसी तो ना जाने हो सकता है हजारों लाखों में ये कहानियां होंगी। इस बीच में चल क्या रहा है वहां पर? खास तौर पर वो जो 8,505 कर्मचारियों का मामला है, ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात, जो कही गई बात है उसे मुकरने वाली बात हुई टीएमसी सरकार के द्वारा। लाल जी एक और जोड़ देता हूं उसके साथ कि पूर्व वर्धमान के मेमारी के रहने वाले अलाउद्दीन शेख, उनका जो जन्म तिथि दिखाया गया है चुनाव आयोग को, उसमें लिखा है XX/XX 1987। कोई तारीख नहीं, कोई मंथ नहीं, XX। तो ये सारे जो चीज है अभी सुपर चेकिंग चल रहा है और सुपर चेकिंग के तहत चुनाव आयोग के जो रोल ऑब्जर्वर्स है वो एक एक कड़ी देख रहे हैं। और देखकर पहले ये जो मेटिया बुरुज का जो आपने बताया, मेटिया बुरुज में जो 26 दिन के अंदर 2 संतानों के मां हुए, उसके चलते ये देखा गया कि ऐसा भी हो सकता है कि पिता ने दूसरी शादी किया हो। लेकिन निकला ये कि हर एक व्यक्ति के क्षेत्र में माँ का नाम सेम है, एक ही है, और पार्ट नंबर और सीरियल नंबर भी एक ही है। बरानगर वाला तो बड़ा ही चौंकाने वाला है, बच्चा जन्म नहीं लेता है उससे पहले ही बर्थ सर्टिफिकेट चला आता है। लेकिन इन सारे बातों को लेकर सुपर चेकिंग चल रहा है और इसी के चलते कमीशन का, चुनाव आयोग का ये कहना है कि यही सारी बातें हैं जब जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के जो फिगर है उसको लेकर कमीशन इतना सीरियस है, उसको इतनी बारीकी से जांच कर रहे हैं। और रही बात वो जो लिस्ट के बारे में आप पूछ रहे थे,
8,505 लोगों की वो लिस्ट देखिए, वो लिस्ट के बारे में भी जांच करके अभी तो चुनाव आयोग ने भी हैरानी जताई कि कैसे वहां पे लोअर डिवीजन जो क्लर्क है, नर्स जो है और जो अदर्स जो कैटेगरीज के व्यक्ति हैं, यहाँ तक के कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन और कुछ ऐसे भी मालूम पड़ रहे हैं कि कोई व्यक्ति मर गए हैं या फिर रिटायर हो गए हैं, उनका नाम भी है, ऐसा आरोप नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। तो उन सारे बातों को लेकर कमीशन ने कहा है कि एक एक नाम का जांच होगा। सौरभ, आप क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो आज आपकी रिपोर्ट से आगे बढ़कर आपसे एक विश्लेषण मैं चाहता हूं। वो ये कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा ना कि कहीं पर एसआईआर प्रक्रिया नहीं रुकेगी। ठीक, जो भी आदेश जारी होगा, करना होगा, वो हम करेंगे। अब इसके बावजूद अगर टीएमसी इस तरह की कोशिश करती है, आपको क्या लगता है, क्या सोच है, आखिर किस मकसद के तहत ऐसा करती है? लालजी, आपने सही पकड़ा। असल में ये माना जा रहा है कि उंगली घुमा के टीएमसी सरकार चाहती है इसको लेके और एक बार कोर्ट पे जाए और प्रोसेस डिले हो। वैसे ही 28 तारीख हो चुका है, 28 फरवरी फाइनल वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन का डेट जो 14 था। और भी अगर मामला को खींचातानी किया जा सकता है कोर्ट में, तो कहीं जाके उनका जो असली मुद्दा है, जो पुराने वोटर लिस्ट है, उस पे वोट होगा। वो बात पे वो कैसे थे, चलिए देखिए, शायद तो अभी हुआ नहीं, चलिए पुराने वोटर लिस्ट में वोट करते हैं। तो कहीं जाके ये मंशा भी है, ये भी चुनाव आयोग के ठीक, शुक्रिया। पता नहीं इससे ममता बनर्जी और टीएमसी को कुछ हासिल भी होगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे देखेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।